हेलो वेलकम टू एवरीवन माई सेल्फ डॉक्टर कलीम अहमद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो हार्ट के लिए बोला जाता है, मायो मसल्स के लिए बोला जाता है, पैथी जो है डिजीज के लिए बोला जाता है। तो जो कार्डियोमायोपैथी होती है वो डिजीज होती है हार्ट मसल्स की। इंट्रोडक्शन क्या है? कार्डियोमायोपैथी इज अ डिजीज ऑफ हार्ट मसल्स। और हार्ट फेल्योर के जितने भी केस डायग्नोज होते हैं स्पेशली यूनाइटेड स्टेट में, उनमें से 5 to 10% का जो कोज होता है वो कार्डियोमायोपैथी होता है। कार्डियोमायोपैथी में जो डिजीज होती है वो हार्ट मसल्स में होती है और उसकी वजह से क्या होता है? कार्डियक डिसफंक्शन होता है। लेकिन कार्डियक डिसफंक्शन तो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज के कुछ और कॉजेज भी होते हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये भी कार्डियक डिसफंक्शन कर सकता है। पल्मोनरी वेल डिजीज, ये भी कार्डियक डिसफंक्शन कर सकता है। सीवियर हाइपरटेंशन, ये भी क्या कर सकता है? कार्डियक डिसफंक्शन कर सकता है। तो इन्हीं सब टर्म को एक्सक्लूड करने के लिए, इन्हीं सब कोजेस को एक्सक्लूड करने के लिए हमने एक नई टर्म बनाई, कार्डियोमायोपैथी, जो हमें ये बताती है कि जो डिजीज है वो किस में है? हार्ट की मसल्स में है, ना कि उसके अदर स्ट्रक्चर्स में, जैसे कोरोनरी आर्टरी में या पल्मोनरी वेल में या फिर सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से। ओके, तो कार्डियोमायोपैथी एक्सक्लूसिव टर्म है किसके लिए? हार्ट मसल्स की डिजीज के लिए। डेफिनेशन क्या है? A heterogeneous group of disease of myocardium associated with mechanical and or electrical dysfunction that usually exhibit inappropriate ventricular hypertrophy, dilatation, and are due to a variety of causes that frequently are genetic। यानी इसका जो मतलब होता है, ये एक हेटेरोजेनस, एक अलग ग्रुप है बीमारी का जो मायोकार्डियम में होती है, जिसमें मैकेनिकल डिस्टरबेंस हो सकता है या इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हो सकता है, और जो इसकी वजह होती है वो हार्ट मसल्स में हाइपरट्रोफी की वजह से हो सकती है या मायोकार्डियम के डायलेटेशन की वजह से होती है। इसका जो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो कोजेज होता है वो जेनेटिक होता है। क्लासिफिकेशन अभी कितने तरह की होती है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो कार्डियोमायोपैथी के हैं उसमें वो 3 है। एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी एंड हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? तो जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जो है, इनमें जो डिफरेंस होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिकनेस का डिफरेंस होता है और उनकी कैविटी डायमेंशन का, जो वेंट्रिकल की जो कैविटी होती है उसके डायमेंशन में क्या होता है? डिफरेंस होता है। रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी में जो डायस्टोलिक फंक्शन होता है वो एबनॉर्मल होता है। और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की एक और स्पेशल फीचर ये है कि इसमें जो इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो ओवरलैप करता है, किसके फीचर से? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के फीचर से और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के फीचर से। दूसरा एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग, प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी, मतलब जब डिजीज जो है वो हार्ट मसल्स के अंदर हो, यानी खुद हार्ट के अंदर हो। सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी मतलब अदर देन हार्ट मसल्स, यानी कि सिस्टमिक डिजीज की वजह से कार्डियोमायोपैथी हो। लेकिन जो हम लोग मेन क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो इसमें पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, दिस वन हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, दिस वन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, दिस वन रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी। तो हम लोग पढ़ेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के कॉजेज, इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में जो डायलेटेड वर्ड है ये डिनोट करता है कि इसमें वेंट्रिकल क्या होते हैं? वो डायलेट हो जाते हैं। दिस वन नॉर्मल हार्ट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, नॉर्मल थिकनेस। हियर द वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इज डायलेटेड, यानी इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ये जो इसके मिट्टल वेल्व है ये भी क्या हो जाते हैं? डायलेट हो जाते हैं, और ये हो सकता है सही से बंद भी ना हो पाए जब ये सिस्टोल में जाए। ओके, एट्रियल हाइपरट्रोफी हो सकती है इसमें, इसकी नॉर्मल हार्ट,
This one dilated. Dilated cardiomyopathy is a myocardial disease characterized by impaired left ventricular systolic function in conjunction with enlargement of cardiac chamber। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जो कार्डियक चेंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो फंक्शन होता है वो एबनॉर्मल होता है। और इसको हम मेजर करते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन में। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोग जानते हैं एट्रियम से जो ब्लड आता है वो किस में जाता है, वेंट्रिकल में जाता है, और एट लास्ट जब वेंट्रिकल फिल हो जाता है तो हम बोलते हैं उसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के बाद जो है वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को कहाँ पंप करेगा, एओर्टा में पंप करेगा। तो जब वेंट्रिकल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी सिस्टोल होता है, तो ब्लड निकल कर कहाँ जाता है, एओर्टा में जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जितना ब्लड वेंट्रिकल में आता है उसका कुछ पार्ट जो है एओर्टा में चला जाता है, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं किससे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से, तो जो रेशो निकल के आता है हम उसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इसी से हम लोग डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में कितना एबनॉर्मलिटी हुई है उसको मेजर करते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मेन में ज़्यादा होती है, वुमेन में कम होती है। ईटियोलॉजी, तो ईटियोलॉजी में इसका जेनेटिक कॉजेज हैं और एक्वायर्ड कॉजेज हैं। जेनेटिक कॉजेज में किसी कोई या तो कोई जीन का ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हो या रिसेसिव डिसऑर्डर। तो जेनेटिक कॉजेज में जो होते हैं या तो जीन डिसऑर्डर की वजह से होता है या म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। तो इसमें जो एबनॉर्मलिटी आती है ये एक्टिन में या डेस्मिन या अल्फा ट्रोपोमाइसिन या डिस्ट्रोफिन कॉम्प्लेक्स में या लेमिनिन ए एंड सी में या जेड डिस्क में एबनॉर्मलिटी आती है जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। एक्वायर्ड कॉजेज में कीमोथेरेपी की वजह से मसल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, अल्कोहल के एक्सेस इस्तेमाल से, प्रेगनेंसी में, मायोकार्डाइटिस की वजह से, या न्यूट्रिशनल कोज होता है इस्कीमिया या ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हार्ट मसल्स में क्या है, चेंजेस आए। पैथोफिजियोलॉजी, तो जितनी भी मायोपैथी होती है इनकी जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो क्या है, अनक्लियर है। ज़्यादातर की पैथोलॉजी हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुछ एसोसिएटेड फैक्टर या रिस्क फैक्टर या कुछ स्टडी हम लोगों को कुछ क्लू देती हैं कि कार्डियोमायोपैथी कैसे होती है। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का जो 50% कोज है वो फेमिलियल है, और स्पेशली ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। दूसरा जो कॉजेज है उसमें म्यूटेशन है। अब म्यूटेशन उसकी किसी भी प्रोटीन कंपोनेंट में हो, या एक्टिन में म्यूटेशन हो जाए, डेस्मिन बनाने वाली जीन में म्यूटेशन हो जाए, या अल्फा ट्रोपोमाइसिन बनाने वाली जीन में, या डिस्ट्रोफिन बनाने वाली जीन में म्यूटेशन हो जाए, या लेमिनिन बनाने वाली जीन में म्यूटेशन हो जाए। मोस्ट ऑफ द X-linked inherited skeletal muscular dystrophy are associated with the cardiomyopathy. स्केलेटल मसल्स के कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी कार्डियोमायोपैथी के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे बेकर या ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसके अलावा कुछ अदर काजेज भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्डियोमायोपैथी के लिए, जैसे कीमोथेरेपिक एजेंट, स्पेशली अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, या पेरीपार्टम स्टेज में। कभी कभी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी किसकी वजह से होती है, एक्यूट मायोकार्डाइटिस की वजह से होती है, और या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हुआ हो, उसकी लेट स्टेज में क्या हो, ऑटोइम्यूनिटी डेवलप होने की वजह से क्या है, मायोपैथी डेवलप हो गई। ट्राइफेजिक मॉडल क्या है, सबसे पहले किसी भी वजह से मायोकार्डियल में इंसल्ट हो जाए, यानी कि मायोकार्डियल का स्ट्रक्चर्स हो वो किसी वजह से क्या हो, डिस्टर्ब हो, तो उसमें क्या इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाए, फिर वहाँ पर वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग हो और डिसफंक्शन हो जाए। और कुछ कॉजेज में इडियोपैथिक भी हैं। इडियोपैथिक हमें पता नहीं होता है कि किस तरह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डेवलप होती है। ये हम तभी बोल पाएंगे जब हम अदर कॉजेज को एक्सक्लूड कर लेंगे और हमें कोई भी कोज नहीं मिलेगा, तब हम कहेंगे कि ये इडियोपैथिक है, यानी कि इसका कोज हमें मालूम नहीं है।
क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में ये चूंकि कार्डियोमायोपैथी रिप्रेजेंट कर सकती है किसकी तरह, हार्ट फेल्योर की तरह, तो इसमें जो फीचर्स होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं किससे, हार्ट फेल्योर से। और जितनी भी कार्डियोमायोपैथी है, चाहे वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो या रिस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी हो, इनके सिम्टम्स भी आपस में ओवरलैप करते हैं। तो पहला क्लिनिकल फीचर क्या है, एक्सर्शनल इंटॉलरेंस, जैसे ब्रेथलेसनेस, फैटिग या एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। कंजेस्टिव सिम्टम आपको मिलेंगे, जैसे फ्लूइड रिटेंशन के आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं। एरिथमियाज आपको मिल सकते हैं, ये वेंट्रिकुलर टैकी एरिथमियाज भी हो सकते हैं या एट्रियल फिब्रिलेशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। एट्रियल हाइपरट्रोफी आपको मिल सकती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल क्या होगी, आपको रिड्यूस मिलेगी, जो उसकी थिकनेस है उसकी क्या होगी, वो रिड्यूस होगी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डायमेंशन जो होगी मोर देन 60 mm होगी, नॉर्मल कितनी होती है, लेस देन 55 होनी चाहिए। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा, कम मिलेगा, लेस देन 30% मिलेगा, नॉर्मल कितना होना चाहिए, मोर देन 55% होना चाहिए। एरिथमियाज होने की वजह से थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है और सडन डेथ। ज़्यादातर पेशेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं हार्ट फेल्योर की फॉर्म में, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन है, बायोकेमिकल प्रोफाइल जो रूटीन प्रोफाइल है, जैसे BC, UNE, LFT, CRP, TFT, RN प्रोफाइल, BNP, यूरिन टॉक्सिकोलॉजी। चेस्ट एक्सरे में आपको कार्डियोमेगाली मिल सकती है, कार्डियोमेगाली आप देख सकते हैं। पल्मोनरी कंजेशन आपको मिलेगा, ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग इंक्रीज मिलेगी। ठीक है, कार्डियोमेगाली देखने के लिए फॉर्मूला, ये जो रेशो है वो लेस देन 0.5 होना चाहिए, अगर ये मोर देन 0.5 है तो कार्डियोमेगाली शो करता है। ECG में बंडल ब्रांच ब्लॉक मिल सकती हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन मिल सकता है, लेकिन ECG नॉन स्पेसिफिक होता है, इससे हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सी कार्डियोमायोपैथी है, या कार्डियोमायोपैथी की वजह से ये चेंज है या किसी और वजह से, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक होता है। इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है, यूजफुल होती है टू डायग्नोज कार्डियोमायोपैथी। इससे चेम्बर डायलिटेशन आपको देखने को मिल सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मिल सकता है, फंक्शनल रिवर्जिटेशन आपको देखने को मिल सकता है। एंजियोग्राफी करा सकते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज को एक्सक्लूड करने के लिए, या एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये किस तरह की कार्डियोमायोपैथी है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट में ये है कि चूंकि पेशेंट जो है हार्ट फेल्योर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, तो जिस तरह से हम लोग हार्ट फेल्योर के ट्रीटमेंट को मैनेज करते हैं वैसे ही हम लोग इसको मैनेज करते हैं। दूसरा ये है कि अल्कोहल को अवॉइड करेंगे, और इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वेरिएबल होती है, सम टाइम कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन भी इंडिकेट करते हैं इसमें। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हार्ट फेल्योर की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी एक स्ट्रेस क्रिएट होती है, और जब भी हार्ट मसल्स में स्ट्रेस होती है तो न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उससे राइस सिस्टम भी एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, वैसोप्रेसिन रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। तो इन सबको काउंटर करने के लिए हम लोग लूप डायबिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, एस इनहिबिटर का इस्तेमाल करते हैं, बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट इन सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में इस्तेमाल। एंटीकोगुलेंट का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन में। कार्डियक डिफिब्रिलेटर इम्प्लांटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको डिसअरिथमियाज हैं और एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग कार्डियक डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करेंगे। कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वेंट्रिकल और एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन ना हो, तब हम लोग कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। ये था कार्डियोमायोपैथी का जनरल इंट्रोडक्शन एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। थैंक यू।